नमस्कार सभी को। आपको जेएनसी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज जो हम बात करेंगे, जो जीएमसीएच का पेपर जो हुआ था 2022 में, उसका थोड़ा कुछ मॉडल बेस्ड जो भी मेमोरी बेस्ड है उसको थोड़ा बात करेंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे देखो। ऑप्शंस ऑफ बावल साउंड क्या बोल रहा है? ऑप्शंस ऑफ बावल साउंड इन एब्डोमिनल सर्जरी। आपका एब्डोमिनल सर्जरी होने के बाद अगर आपका बावल साउंड एब्सेंट हो रहा है तो क्या इंडिकेट करती है? ऑप्शन सर हेमरेज, इंटरसेप्शन, सुसेप्शन, ठीक है, ये पी है, इंटरसेप्शन, पैरालाइटिक इलियस, फ्लैटुलेंस। देखो, अगर ऑप्शंस की बात करेंगे, पहले हेमरेज मतलब आपको पता है ब्लीडिंग, ठीक है। लाइक अगर आपका फ्रेश ब्लीडिंग हो रहा है, अगर आपका फ्रेश ब्लीड हो रहा है दैट मीन्स वो हेमरेज कहेंगे, ठीक है, वो उसको हेमरेज कहेंगे। बट यहाँ पर पूछा क्या है कि एब्सेंस ऑफ बावल साउंड, आपका जो बावल साउंड है वो आपका एब्सेंट है आफ्टर द एब्डोमिनल सर्जरी। यूजुअली क्या होती है, मतलब नॉट ओनली एब्डोमिनल सर्जरी, अगर कुछ भी सर्जरी के बाद आपका जो बावल साउंड है, कुछ भी सर्जरी के बाद आपका जो बावल साउंड है वो आपका 24 आवर्स के आफ्टर आफ्टर 24 आवर्स वो आपका जो बावल साउंड वो आपका रिटर्न हो जाना चाहिए। अगर मान लो इन केस वो रिटर्न नहीं हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? पैरालाइटिक इलियस। तो आंसर जो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर 3 जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जाएगा। इंटरसेप्शन क्या है? ये आपका टेलीस्कोपिंग ऑफ क्या है? टेलीस्कोपिंग ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, टेलीस्कोपिंग ऑफ आपका लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, इंटरसेप्शन कहीं पर भी हो सकता है। इंटरसेप्शन जो है आप कहीं पर, मान लो ये आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है, ये आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है, ये क्या है? ये से सीधा ना जाके ये ऐसे फिर बैक साइड होके ऐसे घुस गया होगा, ठीक है, ऐसे अंदर वो घुसा गया होगा। लाइक वो इंटरसेप्शन है, ठीक है, ये इंटरसेप्शन है। फ्लैटुलेंस मतलब जो आपका फ्लैटुलेंस लाइक जो गैस पास होना, ठीक है, क्या होना? गैस पास होना। लाइक आपका अब्डोमिनल सर्जरी के बाद अगर गैस पास हो रहा है दैट मीन्स आपका फ्लैटुलेंस, वो होती है फ्लैटुलेंस। ठीक है, जो आपका साउंड सुनाई देती है, जो गैस पास होना उसको बोलते हैं फ्लैटुलेंस। ठीक है, आप अपना जो आंसर है उसको भी आप कमेंट बॉक्स में ऐड करो, प्लस अपना खुद का नोट्स में भी आप मार्किंग करके रखो कि कितना गलत हुआ एंड कितना सही हुआ। वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, ये जो भी क्वेश्चंस लेके आए हैं वो सब मतलब सच्ची में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको पूछा जाएगा कि इंटरसेप्शन का आपका डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है, ऐसे भी पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है। अनवांटेड बट अनअवॉइडेबल फार्माकोडायनामिक्स। देखो, फार्माकोडायनामिक्स इफेक्ट्स ऑफ ए ड्रग। आप आप तो वो मतलब वो बोलना ये चाहता है कि आप वो ड्रग तो लेना नहीं चाहते हो बट उसको अवॉइड भी नहीं कर सकते हो। तो ये जो ड्रग है उसका थेराप्यूटिक डोज जो है, लाइक फार्माकोडायनेटिक्स इफेक्ट ऑफ द ड्रग, वो थेराप्यूटिक डोज को क्या बोलेंगे? देखो, आपको फार्माकोलॉजी में ये दो चीज़ होती है, ठीक है, एक होती है आपका फार्माकोडायनामिक्स, एक होती है आपका फार्माकोडायनामिक्स, एक होती है फार्माकोकाइनेटिक, एक होती है फार्माकोकाइनेटिक। तो फार्माकोडायनामिक क्या है एंड फार्माकोकाइनेटिक क्या है? अगर हम अगर थोड़ा डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, देखो यहाँ पर क्या बोला है, फार्माकोडायनामिक्स डी। आपको देखो दो चीज़ होती है, मतलब ड्रग एक्टिंग टू द, फार्माकोडायनेमिक्स में क्या है? ड्रग एक्टिंग, एक्ट ऑन बॉडी और ड्रग एक्टिंग ऑन द बॉडी। ठीक है, मतलब जो आप मेडिसिन लिए वो बॉडी में जाने के बाद ड्रग जो जो मेडिसिन वो आपका बॉडी में क्या काम किया, वो तो होती है फार्माकोडायनामिक्स। बट फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है? ठीक है, व्हाट व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। आपने ड्रग लेने के बाद आपका बॉडी उस मेडिसिन को क्या कर रहा है, ठीक है, आपका बॉडी उस मेडिसिन, वो मेडिसिन आप लेने के बाद, ठीक है, आपका बॉडी उसको क्या किया, वो तो होती है फार्माकोकाइनेटिक्स। बट आपने जो मेडिसिन लिया, वो ड्रग आपका बॉडी में जाने के बाद वो क्या एक्ट किया बॉडी में, ठीक है, जो भी आप अगर मान लो, अगर आपको गैस हो गया, आपने टैबलेट पैंटोप्राजोल लिया, अगर पैंटोप्राजोल लेने के बाद अगर आपका
जो भी थोड़ा सा एब्डोमिनल पेन कंप्लेन वगैरह हो रहा था, या तो थोड़ा बहुत जो एब्डोमिनल डिस्टेंशन था, अगर वो आपका मान लो रिड्यूस हो गया, दैट मीन्स वो आपका फार्माकोडायनामिक्स है। वो आपका फार्माकोडायनामिक्स मतलब आपका ड्रग बॉडी में जाने के बाद वो क्या एक्ट किया, एक्टिंग मतलब एक्ट किया, वो होती है फार्माकोडायनामिक्स। एंड आपका बॉडी वो ड्रग्स को लेने के बाद वो आपका बॉडी क्या लाइक व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, लाइक वो एक्सक्रीट किया कि नहीं, क्योंकि एक्सक्रीट करना बॉडी का काम है, वो ड्रग का काम नहीं है। आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस लिए आप लिए उसको काम करवाना, वो फार्माकोडायनामिक्स वो ड्रग का काम होती है। एक्टिव मतलब लाइक आपका एलिमिनेट हुआ कि नहीं, हाफ लाइफ पीरियड ठीक से काम किया कि नहीं, वो होती है फार्माकोकाइनेटिक्स। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा था आंसर, होप आपने आपका आंसर अभी तक आपका रेडी हो गया होगा। अनवांटेड बट अनअवॉइडेबल फार्माकोडायनामिक्स इफेक्ट्स ऑफ ए ड्रग दैट थेरापेटिक डोजेस, उसको क्या बोलेंगे, टॉक्सिक इफेक्ट, साइड इफेक्ट और हाइपर सेंसिटिविटी। देखो, अनवांटेड आप लेना तो नहीं चाहते हो, बट आप अवॉइड भी नहीं कर सकते हो, अनअवॉइडेबल आप अवॉइड भी नहीं कर सकते हो, जिसको बोलेंगे एडवर्स इफेक्ट और साइड इफेक्ट। जिसका आंसर क्या होगा आपका, साइड इफेक्ट बोलेंगे, और इसको हम बोल सकते हैं कि एडवर्स इफेक्ट। ठीक है, इसको बोल सकते हैं कि एडवर्स इफेक्ट। टॉक्सिक इफेक्ट तो डिफरेंट होती है। आपका हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी के लिए कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन जिम्मेदारी है, आपको सबको पता है, आईजीई। आईजीई जो इम्यूनोग्लोबुलिन होती है वो हाइपर सेंसिटिविटी के लिए मेन कॉज है, जो कि मेनली एनाफाइलेटिक रिएक्शन करवाती है। क्या करवाती है, एनाफाइलेटिक रिएक्शन करवाती है। हाइपर सेंसिटिविटी में बहुत सारा था, इम्यूनोग्लोबिन ए, आपको पता है गेम डी, जी था, ए था, एम था, ई था, डी था। तो जो ई है वो हाइपर सेंसिटिविटी मेन कॉज करवाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वन द अमाउंट ऑफ amniotic फ्लूइड, amniotic फ्लूइड आपको पता है ये आपका जो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जो भी आपका यूट्रस को जो कवर कर लाइक जो बेबी को जो कवर करके रखता है, जिसको हम बोलते हैं amniotic फ्लूइड, अगर वो मोर देन 2 लीटर प्रेजेंट रहती है तो उसको क्या बोलेंगे। देखो, ओलिगोहाइड्रोमिनस क्या होती है, लाइक ओलिगोहाइड्रोमिनस क्या होती है, लेस देन अगर आपका 500 ml आपका amniotic फ्लूइड होती है तो उसको बोलेंगे ओलिगोहाइड्रोमिनस। पॉलीहाइड्रोमिनस क्या होगा, मोर देन 2 लीटर ऑफ amniotic फ्लूइड, जिसको हम बोलेंगे पॉलीहाइड्रोमिनस। बैग ऑफ वाटर किसको बोलेंगे, जो कवरिंग पार्ट, जो आपका जो आपका amniotic फ्लूइड में, ठीक है, जो आपका amniotic फ्लूइड जिसको कवर करके रखता है, जो आपका बेबी को कवर करके रखता है, जिसको हम बोलते हैं बैग ऑफ वाटर, जो कि फट जाने से हम ये इंडिकेट करते हैं कि हाँ ठीक है, बेबी आपका डिलीवरी का पोजीशन होती, बेबी जो है वो आपका डिलीवरी होने का अभी पोजीशन में आ गया है, जिसको हम बोलते हैं बैग ऑफ वाटर। ठीक है, जो कि फट जाने से आपका पानी पानी सा निकलते रहता है। ठीक है, तो जिस आंसर में क्या जाएगा आपका पॉलीहाइड्रोमिनस, आंसर आपका क्या जाएगा पॉलीहाइड्रोमिनस। ओलिगोहाइड्रोमिनस में लेस देन 500 ml होती है, पॉलीहाइड्रोमिनस में लेस देन टू सॉरी मोर देन 2 लीटर होती है। ठीक है, मोर देन 2 लीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, आपको कौन सा एंटी टीबी ड्रग जो है वो रेड ऑरेंज डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन करवाती है। क्या बोल रहा है, रेड ऑरेंज डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन करवाती है। ऑप्शंस में है कि रिफाम्पिसिन, इथाम्ब्यूटोल, आइसोनियाजाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन। अगर आपको याद नहीं है तो हम आपको याद करवाएंगे, कैसे आप याद रखोगे। देखो, आर, आर फॉर आपका क्या है, रिफाम्पिसिन। रिफाम्पिसिन क्या करवाती है, रेड ऑरेंज कलर यूरिन करवाती है। क्या करवाती है, रेड ऑरेंज कलर यूरिन करवाती है। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा बहुत ड्रग के बारे में बात करेंगे। इथम्ब्यूटोल, इथम्ब्यूटोल का साइड इफेक्ट क्या है, देखो, ई फॉर आई, ई फॉर क्या आएगा आपका आई, आई में मतलब लाइक जो आपका ग्रीन, जो रेड ग्रीन, ग्रीन येलोइश विजन करवाती है। ठीक है, रेड ग्रीन नहीं, आपका ग्रीन येलोइश विजन करवाती है। क्या करवाती है, ग्रीन येलोइश विजन करवाती है। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो कि आपका लिवर फेलियर या तो लिवर या तो हेपाटोटॉक्सिसिटी करवाती है, लिवर फेलियर या तो टॉक्सिसिटी करवाती है, जो कि कंट्राइंडिकेटेड है। जो कि कंट्राइंडिकेटेड कहाँ पर है, प्रेगनेंसी में आपका कंट्राइंडिकेटेड है। कहाँ पर कंट्राइंडिकेटेड है, आपका प्रेगनेंसी में कंट्राइंडिकेटेड है। ठीक है, आइसोनियाजाइड जो है वो आपका रेनल फेलियर करवाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ऑर्गेनिज्म दैट कॉज, देखो आप अभी हम बोल रहे हैं, अगर आपको क्लास बहुत ही अच्छा लग रहा है,
अगर आपको कुछ भी फ़ायदा मिल रहा है, कुछ भी अगर आपको, प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड अपने दोस्तों में प्लीज़ शेयर करो, ठीक है? शेयर कर, ज़रूर शेयर करो। वो बोल रहे हैं ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि पेप्टिक अल्सर कॉज करवाती है? आप सभी को पता है कि एच पाइलोरी। इसमें आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, आंसर क्या होगा? एच पाइलोरी। हेलिकोबैक्टीरिया पाइलोरी जो होती है वो आपका पेप्टिक अल्सर कॉज करवाती है, ठीक है? क्या करवाती है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी क्या करवाती है? पेप्टिक अल्सर काज करवाती है, जिसको हम क्या करते हैं? यूरिया ब्रीथ टेस्ट। आपको ऐसा पूछा जाएगा कि यूरिया ब्रीथ टेस्ट कहाँ करवाती है, ठीक है? जो हेलिको एच पाइलोरी प्रेजेंट है या नहीं, हम लोग कैसे पता लगाएंगे? यूरिया ब्रीथ टेस्ट करवा के हम लोग पता लगा सकते हैं कि एच पाइलोरी प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ। बर्थ रजिस्ट्रेशन कितने दिन में होनी चाहिए? मतलब मान लो अभी आपका बेबी, आपका बच्चा पैदा हुआ, अगर आपका बच्चा पैदा हुआ तो आपको तो ऑब्वियसली रजिस्ट्रेशन करवाना है ना, क्योंकि आपका वो सेंसस में काउंट होगा। तो कितना दिन के अंदर करवाना होना पड़ता है? देखो, पहले पुराना पुराना जो था, अभी नया, अभी न्यू के हिसाब से आपका 21 डेज जाएगा। चाहे वो आपका डेथ हो, चाहे वो आपका डेथ हो या आपका बर्थ हो, वो आपका 21 डेज जाएगा। बट पहले पुराना वाले में क्या होता था? बर्थ तो 21 डेज में था, बट डेथ कितने दिन में था? डेथ आपका 70 डेज में था, नॉट 17, 7 डेज में था, ठीक है? तो अभी जो बर्थ प्लस डेथ जो 21 डेज है, 21 डेज जो है, वो आपका बर्थ प्लस आपका डेथ अगर हो रहा है तो आपको विद इन 21 डेज आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अदरवाइज आपका ना तो डेथ सर्टिफिकेट ना तो बर्थ सर्टिफिकेट वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बाद में आपका काम में आने वाला होता है, ठीक है? तो लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ इन इंडिया कितने जाएगा? 21। अगर बात ना पूछ के आपको अगर डेथ भी पूछे तो भी 21 करना है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है? कंफ्यूज नहीं होना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द साइलेंट फीचर्स ऑफ नर्स रिकॉर्ड्स। आपका जो नर्सिंग रिकॉर्ड जो होती है, आपका जो नर्सेस रिकॉर्ड जो होती है, इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। पूछ रहा है आप जो नर्सेस रिकॉर्ड मेंटेन करते हो ड्यूरिंग द ड्यूटी आवर्स, ठीक है, या तो हॉस्पिटल में, ऐसा कौन सा चीज़ है जो कि आपका नर्सेस रिकॉर्ड में इंक्लूड नहीं होना चाहिए? देखो, नर्सेस रिकॉर्ड में ऑप्शंस में देखो, रिटिन विथ इंक ऑन पेपर, ऑब्वियसली आपको इंक में लिखना है। आपको क्या करना है? कंप्लीट, क्लियर एंड कंसाइज, ऑब्वियसली आपको कोई भी शॉर्ट फॉर्म, आपको कोई भी शॉर्ट टर्म आपको मेंशन नहीं करना है, आपको मेडिकल टर्म मेंशन करना है, ठीक है? आपको क्या करना है? अगर आप मेंशन कर रहे हो तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी मेंशन करना है। अगर आप मान लो ठीक है आप एनोरेक्सिया बोलो, बट अपना कुछ नया वर्ड ऐसा मत लगाना कि नया वर्ड का इन्वेंटेड नहीं करना है, ठीक है? आपने शॉर्ट टर्म यूज नहीं करना है, मेडिकल टर्म यूज कर सकते हो। बेटर होगा कि अगर आप लाइक मेडिकल टर्म इन द सेंस लॉस ऑफ एपेटाइट ऐसा लिखना है, ठीक है? काउंटर साइंड बाय डॉक्टर, नर्सेस रिकॉर्ड में कभी भी आपका डॉक्टर का सिग्नेचर नहीं चाहिए, ज़रूरत है नहीं। वो कहाँ होती है? अगर आपका कुछ डॉक्टर्स नोट में वो लोग सिग्नेचर करना पड़ेगा, या तो कुछ ब्लड प्रोडक्ट को अगर आप क्रॉस चेक करवा रहे हो तब जाके आपका डॉक्टर का सिग्नेचर होना चाहिए। बट ये नर्सेस रिकॉर्ड में भी नहीं होना चाहिए, वो आपका डॉक्टर शीट में होना चाहिए। एंड आपको ओवर राइटिंग नहीं करवाना है। तो आपका आंसर क्या जाएगा? वो पूछा था एक्सेप्ट, एक्सेप्ट में आपका क्या जाएगा? आंसर 3 जाएगा। आंसर क्या जाएगा? 3 जाएगा, ठीक है? लाइक आपका जो डॉक्टर का काउंटर साइंड उसका ज़रूरत नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसका ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट ए पैथोजेनिक एजेंट। हमने आपको कम्युनिटी में बहुत अच्छे से क्लास करवा के रखे हैं, हम लोगों ने आपको कम्युनिटी में बहुत अच्छे से क्लास करवा के रखे हैं। द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी, जो एक इंसान का जो शरीर होता है, उसका खुद का डिफेंस, उसका खुद का जो पैथोजन, लाइक पैथोजन मतलब आपका जो आउटसाइड का जो पैथोजेनिक एजेंट आ रही है, उसको उसका अगेंस्ट में अगर आपको डिफेंड करने के लिए उसको क्या बोलेंगे? अडेप्टेशन, रेजिस्टेंस, टॉलरेंस और इम्यूनिटी। आपका बॉडी का जो इम्यूनिटी होती है वही डिसाइड करती है या तो जो पैथोजन है वो आपका आउटसाइड से है या इनसाइड से है। अगर आउटसाइड से है तो आपका इम्यूनिटी आपका काम करेगा, ताकि वो फाइट करेगा अगेंस्ट आपका पैथोजेनिक एजेंट के साथ, ठीक है?
अगर आपका मतलब आपका इम्यूनिटी जो है वो आपका फाइट करेगा अगेंस्ट में पैथोजन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिफ्थ डिजीज इज ऑल्सो नोन एज, ऐसा कौन सा डिजीज है जो फिफ्थ डिजीज होती है? ठीक है, देखो अगर हम डिजीज के बारे में बात करेंगे, तो फर्स्ट डिजीज, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स डिजीज, ऐसा ऐसा डिजीज होते हैं जिसको हम दूसरे नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे भी पूछा जाएगा, यहाँ पर तो पूछा गया है फिफ्थ डिजीज, बट मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ थियोरेटिकली। फर्स्ट डिजीज किसको बोलेंगे? मिजिल्स को फर्स्ट डिजीज बोलेंगे। सेकंड डिजीज किसको बोलेंगे? स्कारलेट फीवर को। ठीक है, क्या बोलेंगे? स्कारलेट फीवर को हम लोग सेकंड डिजीज बोलेंगे। ठीक है, थर्ड डिजीज किसको बोलेंगे? रूबेला को बोलेंगे। देखो रूबेला, रूबीओला, रूबुला अलग होता है। क्या होता है? अलग होता है। ये हम रूबेला को बोलेंगे, थर्ड डिजीज रूबेला को बोलेंगे। फोर्थ डिजीज किसको बोलेंगे? ड्यूक्स डिजीज को आप हम फोर्थ डिजीज बोलेंगे। फिफ्थ डिजीज किसको बोलेंगे? हमारा एरिदेमा इन्फेक्शियोसम। आपको यहाँ पर क्या पूछा गया था? फिफ्थ डिजीज। ऑप्शंस में क्या आ रहा है? एरिदेमा इन्फेक्शियोसम। तो आपका आंसर क्या जाएगा? आंसर आपका क्या जाएगा? आंसर आपका क्या जाएगा? आपका फिफ्थ डिजीज जाएगा। ठीक है, सिक्स्थ डिजीज कौन सी होती है? आपका रोजियोला इन्फांटम। सिक्स्थ डिजीज कौन सी होती है? रोजियोला इन्फांटम। ठीक है, देखो फर्स्ट डिजीज किसको बोलेंगे? मिजिल्स को क्या बोलेंगे? फर्स्ट डिजीज। मिजिल्स को हमने क्या बोलेंगे? फर्स्ट डिजीज बोलेंगे। सेकंड डिजीज किसको बोलेंगे? स्कारलेट फीवर को। थर्ड डिजीज किसको बोलेंगे? रूबियोला को। फोर्थ डिजीज ड्यूक्स डिजीज को। फिफ्थ डिजीज क्या बोलेंगे? एरिथेमा इन्फेक्शियोसम। सिक्स डिजीज किसको बोलेंगे? रोजियोला इन्फांटम को हम लोग सिक्स डिजीज बोलेंगे। ठीक है, होप आपको इसमें कुछ भी डाउट नहीं होगा। अगर प्लीज डाउट है तो प्लीज आप क्लियर करो, कमेंट करो आप। ठीक है, आप कमेंट करते रहो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन इन विच पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस? आपको पता है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है? एम्पुला में। आंसर क्या जाएगा? एम्पुला में। इन्फेंटिलम या स्पर्श कभी भी नहीं करना है। एम्पुला इज द जो आपका सबसे लार्जेस्ट पार्ट होती है, जो आपका सबसे लार्जेस्ट पार्ट वो आपका एम्पुला होती है। ठीक है, तो आपका फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है? एम्पुला पार्ट में होती है। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब मनाया जाता है? अक्टूबर 10 को आपका वर्ल्ड हेल्थ मेंटल डे। अप्रैल 7 तो क्या हो गया? आपका वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ डे आपका अप्रैल 7 को बनाया हो जाता है। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ डे आपको कब मनाया जाता है? अप्रैल 7 को। बट वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो है वो आपका अक्टूबर 10 को बनाया जाता है। ठीक है, आपका अक्टूबर 10 को बनाया हुआ जाता है। ठीक है, एंड आपका जो जून 5 क्या डे है? ये आपका एनवायरनमेंट डे है। क्या डे है? आपका एनवायरनमेंट डे है। जून 5 आपका एनवायरनमेंट डे है। आपको पूछा जाएगा कि हैंड वॉशिंग डे कब मनाया जाता है? ठीक है, आपको ऐसे भी पूछा जाएगा कि आपका हैंड वॉशिंग डे कब मनाया जाता है? मैंने आपको ऑलरेडी बोल के रखा है, हमने आपको ऑलरेडी क्लास में लेके बोला रखा है। देखो आपका हाथ जो है वो 5 उंगली वाला है। ठीक है, आपका हाथ क्या है? 5 उंगली वाला। तो मई मंथ जो है वो 5 में आती है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में। हैंड वॉशिंग डे कब होती है? मई 5। ठीक है, मई 5 में 5 उंगली वाला 5 दिन वाला मई 5 में आपका हैंड वॉशिंग डे होती है। देखो अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है, हमने बहुत अच्छे से क्लियर करवा दिया। मई 5 हैंड वॉशिंग डे। 5 उंगली को लेके एक हाथ होता है, मुट्ठी होती है। मई मंथ 5 वाला होती है, 5 उंगली होती है। हैंड वॉशिंग आप 5 उंगली को लेके हैंड वॉशिंग करते हो, ना कि 2 उंगली को लेके। तो आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है, आपको ऐसे याद रखना है, ट्रिक बनाना है खुद को। शोल्डर डिस्टोसिया इज मैनेज्ड बाय। अभी ये वाला आंसर आप प्लीज बता के आप प्लीज कमेंट करो। ठीक है, शोल्डर डिस्टोसिया ऐसा कौन सा मैन्यूवर यूज होता है?
शोल्डर डिस्टोसिया में कौन सा मैन्यूवर यूज होता है? ठीक है, कौन सा मैन्यूवर यूज होता है? लॉपसाइड मैन्यूवर। क्या होती है आपकी लॉपसाइड मैन्यूवर, जिसको हम बोलेंगे वुडन मैन्यूवर, जिसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे? वुडन मैन्यूवर। ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे? वुडन मैन्यूवर। तो आपका आंसर क्या जाएगा? और इसको बोलेंगे वुडन वुडन मैन्यूवर। ठीक है, क्या बोलेंगे? वुडन मैन्यूवर, जो कि शोल्डर डिस्टोसिया में यूज होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हिच ऑफ द मेजर कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू मॉम्स इन मेल। यहाँ पे क्या पूछा है? कॉम्प्लिकेशन तो पूछा है, बट क्या पूछा है? मेल में। क्वेश्चंस में ऐसे घुमाएगा आपको। मॉम्स तो पूछा है, मॉम्स का कॉम्प्लिकेशन पूछा है, बट मेल में क्या होगा? मेल अलग होती है, फीमेल होती है। देखो, मेल में स्टेरिलिटी होती है, मेल में आपका आंसर ऑलवेज स्टेरिलिटी जाएगा। आप कभी भी मेनिंजाइटिस मत करना, क्योंकि बहुत लोग गलत करके आए हो, बहुत लोग गलत करके आए हैं। मॉम्स में क्या बोल रहा है कि मेनिंजाइटिस होगा। नहीं भाई, मेनिंजाइटिस नहीं होगा। मेनिंजाइटिस तो आपका मीजल्स में दिखाई देगा। मेनिंजाइटिस तो आपका मीजल्स में दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे मेल पूछा है, अगर आपको मेल नहीं देता तो अलग क्वेश्चन अलग होता। एज मेल पूछा है तो स्टेरिलिटी आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पल्स प्रेशर। आप सभी को पता है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होती है? पल्स प्रेशर। बट मैप फॉर्मूला क्या होती है? ठीक है, 2 इंटू सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सॉरी, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 2 इंटू डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिवाइड बाई 3, ये आपका मैप का फॉर्मूला है। बट पल्स प्रेशर क्या है? डिफरेंशिएशन बिटवीन द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन ए आपका आंसर जाएगा। ऐसे आर्ट्रियल और वेनस प्रेशर नहीं करना है, क्या करना है? सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मेन एम ऑफ नर्सिंग केयर प्लान फॉर असिस्टेड मोबिलिटी एट बेड साइड। द मेन एम ऑफ नर्सिंग केयर प्लान, आप जब नर्सिंग केयर प्लान कर रहे हो, आपका मेन एम है, एम आपका जो फोकस रहेगा वो आपका क्या रहेगा? फॉर असिस्टेड असिस्टेड मोबिलिटी एट बेड साइड। जब एक पेशेंट को आप असिस्ट कर रहे हो मोबिलाइजेशन के लिए बेड साइड में, आपका मेन एम जो है वो क्या रहेगा? ऑप्शंस दे लिखा है कि परफॉर्म एक्टिव एंड पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस डेली। आप क्या करोगे? एक्टिव एंड पैसिव आप ROME मेंटेन करोगे, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज मेंटेन करोगे। या तो आप प्रोमोट इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग एक्सरसाइजेस एंड एक्टिविटीज, आपको उसको इंडिपेंडेंट रखना है। जब आप उसको हेल्प कर रहे हो, उसको इंडिपेंडेंटली करवाना है, ना कि डिपेंडेंटली। मतलब आप पेशेंट को बोले कि आप थोड़ा खुद से ट्राई करो। ठीक है, एंड थर्ड ऑप्शन में दिया है बोथ ए एंड बी, एंड फोर्थ में दिया है नॉन ऑफ द अबव। आंसर क्या जाएगा? आप प्लीज कमेंट करके बताओ। ठीक है, आप कमेंट करके बताओ, मुझे ये आपका आंसर का कमेंट आपको जानना है। ठीक है, चलो कमेंट करो अभी। देखो, यहाँ पर क्या पूछा है कि आपका मेन एम, आप जब असिस्ट कर रहे हो, देखो फास्ट भी जाएगा, सेकंड भी जाएगा। आपका जो आंसर रहेगा बोथ आपका ए एंड बी रहेगा, नॉन ऑफ दिस नहीं रहेगा। ठीक है, नॉन ऑफ दिस आपका आंसर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिवेंटेबल हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन एक्सेप्ट। ऐसा कौन सा आपका जो हॉस्पिटल हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो है वो आपका प्रिवेंटेबल है, एक्सेप्ट कौन सी नहीं है? देखो, वेंटिलेटेड एसोसिएटेड निमोनिया, AVS फटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है। अगर आपका मोर देन 24 आवर एक पेशेंट इंटूबेट होने के बाद भाप होने की बहुत ही हाई चांसेस होती है। कैनुला एसोसिएटेड थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस भी आपका हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है। आपको सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड इन्फेक्शन भी, आपका जो क्लैप्सी, ये भी आपका हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है। जो आपका UTI, वो भी आपका हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है। ठीक है, UTI का मेन कॉज क्या होती है? ई कोलाई। UTI का मेन कॉज क्या होती है? ई कोलाई। बट ड्रग रिएक्शन इज नॉट ए हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। आंसर 3 इज द ऑप्शन, सॉरी 3 नंबर ऑप्शन आपका आंसर है। ठीक है, यहाँ पे एक्सेप्ट पूछा है, एक्सेप्ट में आपका ड्रग रिएक्शन जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा? ड्रग रिएक्शन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाइपरवोलेमिया हाइपरवोलेमिया मतलब आपका फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोडेड होना को हम लोग बोलेंगे कि हाइपरवोलेमिया। जो आपका फ्लूइड वॉल्यूम है वो आपका क्या है? ओवरलोडेड है। फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोडेड होना ही आपका हाइपरवोलेमिया बोलेंगे। कैन रिजल्ट बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। हाइपरवोलेमिया क्या क्या कॉज करवा सकती है एक्सेप्ट?
बोल रहा है जो ऑप्शंस दिया हुआ है उसमें से हाइपोवोलेमिया कॉज नहीं करवाती है। बोल रहा है कि ईयरली रेनल फेलियर करवाएगा, डायरिया करवाएगा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर करवाएगा, एक्सेसिव एक्सेसिव सोडियम इंजेक्शन करवाएगा, एक्सेसिव सोडियम इंजेक्शन करवाएगा। देखो, हाँ, ईयरली रेनल फेलियर करवा सकती है, डायरिया आपका नहीं करवाएगा, ठीक है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर करवा सकती है, एक्सेसिव सोडियम इंजेक्शन, क्या बोल रहा है, एक्सेसिव सोडियम इंजेक्शन करवाएगा क्या? बोलो, कमेंट में जरूर बताओ, कमेंट में जरूर बताओ, एक्सेसिव सोडियम इंजेक्शन करवाएगा क्या? ऑब्वियसली करवाएगा, ठीक है। लाइक आपका सोडियम रिटेंशन करवाएगा, क्योंकि अगर फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोडेड हो रहा है, फ्लूइड वॉल्यूम कब ओवरलोडेड होता है? जब आपका सोडियम का मात्रा बढ़ा हुआ रहता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि सोडियम क्या करती है, आपका पानी को खींचता है, पानी को खींच के बॉडी के अंदर स्टोर करवा के रखता है। तो ईयरली रेनल फेलियर भी करवाएगा, किस लिए करवाएगा? एज आपका सोडियम यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। देखो, एक 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 ही आपका ऑप्शन से मैं आपका 3 ऑप्शंस का लिंक हो रहा है। ईयरली रेनल फेलियर इसलिए करवाएगा क्योंकि किडनी के ऊपर प्रेशर आएगा। डायरिया कभी भी नहीं करवाएगा, एक्सेसिव फ्लूइड वॉल्यूम कभी भी आपका डायरिया कॉज नहीं करवाती है, ठीक है। कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर करवाएगा, कौन सी हार्ट फेलियर करवाएगा? राइट साइड हार्ट फेलियर होता है, ठीक है। आपको क्या होती है? राइट साइड हार्ट फेलियर होती है, ठीक है। एंड आपको एक्सेसिव सोडियम इंजेक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोस्ट ऑफ द मेडिकेशन एरर अकर बिकॉज ऑफ ए फ्लॉ एट व्हिच स्टेज? ये पूछ रहा है ऐसा कौन सा स्टेज में जो आपका मोस्ट ऑफ द मेडिकेशन एरर है तो होता है। फ्लो एट व्हिच स्टेज, कौन सी स्टेज में मेडिकेशन एरर जो होती है वो आपको मोस्ट कॉमनली दिखाई देती है? प्रेस्क्राइब का टाइम में, ट्रांसक्राइबिंग, डिस्पेंसिंग या एडमिनिस्टरिंग का टाइम में? देखो, प्रेस्क्राइब का टाइम में मोस्ट रेयरली होती है, डिस्पेंसिंग में भी बहुत रेयरली होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, मेडिसिन एरर होती है, बट मोस्ट कॉमन जो होती है एडमिनिस्टर में। सपोज मान लो आपको बेड नंबर 1 को आपको क्या लगाना था? अमायोडारोन। आपको क्या लगाना, क्या क्या मेडिसिन लगाना था? अमायोडारोन आपको बेड नंबर 1 को लगाना था। बट आपने क्या किया? मेडिसिन तो आप लेके गए, मेडिसिन तो ठीक मेडिसिन लेके गए, बट आप गलती से 1 के जगह 2 में लगा दिए, ठीक है। जिसके वजह से क्या हुआ, पेशेंट को क्या हुआ? आपको आरिथमिया देखने के लिए मिला। क्या देखने को लिए मिला? आरिथमिया, हाइपोटेंशन देखने को लिए मिला, हाइपोटेंशन देखने के लिए मिला, ठीक है। ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेटिंग आपका मोस्ट 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 लाइक मैक्सिमम, आपको मैक्सिमम टाइम कहाँ पर होती है? एडमिनिस्टर टाइम में। प्रेस्क्राइबिंग और डिस्पेंसिंग के टाइम में होती तो है, बट बहुत ही रेयर होती है, बहुत ही रेयर होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच टर्म इज यूज्ड टू डेनोट नॉर्मल हार्ट रेट इन ए पेशेंट? आप सभी को पता है नॉर्मल हार्ट रेट को हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल हार्ट रेट को क्या बोलेंगे? साइनस रीडिंग। टाकीकार्डिया क्या होती है? इंक्रीज हार्ट रेट। ब्राडिकार्डिया क्या होती है? डिक्रीज हार्ट रेट। एसिस्टोलिक क्या होती है? एब्सेंट होती है। आपका हार्ट रेट आपका क्या होती है? एब्सेंट होती है, ठीक है, इसीलिए हम बोलेंगे एसिस्टोल, ठीक है, ये ई है, एसिस्टोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रिकॉर्डिंग ऑफ वाइटल साइन ऑफ पेशेंट बाय नर्सिंग प्रोफेशनल इज रिक्वायर्ड। वो बोल रहा है अगर आप किसी पेशेंट का वाइटल साइन चेक कर रहे हो तो वो किस लिए आप चेक कर रहे हो? प्रोफेशनलिज्म में क्या चेक कर रहे हो? पेशेंट को हैप्पी रखने के लिए आप चेक कर रहे हो, या तो आपका मॉनिटर द प्रोग्रेस एंड डिटेक्ट एनी एडवर्स इवेंट। एडवर्स इवेंट इन द सेंस, मान लो कोई पेशेंट को हमने कुछ मेडिसिन दिया था, हो सकता है उसके वजह से आपका बीपी बढ़ भी सकता है, बीपी घट भी सकता है, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे एडवर्स इवेंट, मतलब उसके रिलेटेड के वजह से उसका कुछ अपर या नीचे चेंजेस हो रहा है। या हम सिर्फ मेडिकल रिकॉर्ड के लिए वाइटल साइन चेक करते हैं, या हम डाटा रिसर्च के लिए वाइटल साइन चेक करते हैं? देखो, पेशेंट को हैप्पी रखने के लिए ऐसा नहीं है कि हम वाइटल साइन चेक करते हैं, हम पेशेंट का प्रोग्रेस प्लस डिटेक्ट करने के लिए कि एनी एडवर्स इवेंट हुआ है क्या। लाइक एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं कि मान लो पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हुआ, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हुआ, तो बीपी घटा या बीपी बढ़ा, जिसको हम बोलेंगे कि एडवर्स इवेंट, कि हाँ उसके वजह से रिएक्शन हुआ, तो आंसर में आपका क्या जाएगा? आंसर नंबर 2 होगा, आंसर नंबर 2 जाएगा आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए फीवर इज इंडिकेटेड व्हेन बॉडी टेम्परेचर
राइजेस ओवरऑल टेम्परेचर। हम कब फीवर बोलेंगे कि आपका जब आपका जो कितना बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद जिसको बोलेंगे कि आपको फीवर आया है। राइजेस ओवर ओरल टेम्परेचर, आपको पता है कि ओरल टेम्परेचर आपका कितना होती है, 97.6 होती है। एक्सिलरी टेम्परेचर कितनी होती है, 99.6 होती है। एंड सॉरी नॉट, ये आपका रेक्टल टेम्परेचर, नॉट एनल टेम्परेचर, दैट इज रेक्टल टेम्परेचर। ये आपका ओरल टेम्परेचर हो गया, क्योंकि जो नॉर्मल होती है ये आपका ओरल टेम्परेचर होती है। एक्सिलरी टेम्परेचर -1 में दिखाई देती है। एंड आपका रेक्टल टेम्परेचर का जो टेम्परेचर वो ज़्यादा होती है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, ऐसा कौन सा मतलब आपका जो टेम्परेचर है जो राइजेस ओवर ओरल टेम्परेचर होने से हम उसको फीवर बोलेंगे, हम उसको फीवर बोलेंगे। तो वो कितना होना चाहिए, वो आपका कितना होना चाहिए। देखो ऑक्सिलरी में 98.6 आपका नॉर्मल होती है, 97.8 ये जो है वो आपका ओरल टेम्परेचर होती है। ओरल टेम्परेचर माना जाता है कि सबसे आपका एक्यूरेट टेम्परेचर होती है, बट सॉरी रेक्टल टेम्परेचर जो है ये आपका सबसे एक्यूरेट टेम्परेचर होती है। बट हम चेकिंग इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि आपका वैगस नर्व जो है, वैगस नर्व स्टिमुलेट होके आपका हार्ट रेट डिक्रीज होने का चांसेस हो सकते हैं। एंड दैट लीड्स टू आपका कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, जिसके वजह से हम रेक्टल टेम्परेचर यूजुअली उतना विगरियसली या कंटिन्यूसली चेक नहीं करते हैं। ठीक है, तो अगर हम टेम्परेचर कितना बोलेंगे, 98.6 नॉर्मल टेम्परेचर, बट यहाँ पे क्या पूछा है, ओरल टेम्परेचर। ओरल टेम्परेचर पूछे, आप कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ए फीवर इंडिकेटेड व्हेन बॉडी टेम्परेचर राइजेस ओवर ओरल टेम्परेचर ऑफ। तो आपको कितना है, अगर देखो ओवर बोला है लाइक 98.6 से अगर आपको ज़्यादा जा रहा है तो हम कंसिडर करेंगे कि ये आपका फीवर है। वो फीवर तो है बट ये क्या बोलेंगे, चाहे वो लो ग्रेड बोलें लेकिन फीवर आपका है। ठीक है, फीवर आपका है। 100 तो ऑब्वियसली फीवर होता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इन ए पेशेंट द फ्लूइड बैलेंस इंडिकेटेड बाय, एक पेशेंट का अगर फ्लूइड बैलेंस मेंटेन लाइक इंडिकेट करेंगे, वो कौन इंडिकेट करवाते हैं, देखो वेट भी आपका इंडिकेट करवाती है फ्लूइड बैलेंस को, वेदर आपका वेट इंक्रीज हुआ और वेट डिक्रीज हुआ। ठीक है, आप वेट कब चेक करोगे, डेली आपको 24 आवर्ली आपको वेट चेकिंग करना है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग आपको क्या करनी है, सेम टाइम। ठीक है, सेम टाइम एंड आपका जो क्लॉथ रहेगा वो आपका सेम क्लॉथ रहेगा। ऐसा नहीं कि अभी जीन्स में कर रहे हो कल आपका टॉवल पहन के कर रहे हो, ऐसा नहीं है। पर्टिकुलर सेम टाइम मतलब 7 AM में कर रहे हो तो पर्टिकुलर डे में 7 AM में करना है। ठीक है, सुबह उठते ही, अगर आपने सुबह उठते ही करना है, ऐसा नहीं कि आप लेटरिन जाके खाली होके आ गए, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको 7 AM में करना है तो 7 AM में ही करना है। फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट ऑब्वियसली होता है क्योंकि एक फ्लूइड बैलेंस ही इंडिकेट करेगा वेदर उसका फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोडेड है। अगर मान लो फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोडेड है तो पेशेंट को हो सकता है कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, जो कि एक फिजिकल एग्जामिनेशन का अंडर में आती है। इनटेक आउटपुट चार्टिंग भी होती है। तो आपका ऑप्शन आंसर में क्या जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव रहेगा। आपका मॉनिटर वेट भी होता है, फ्लूइड बैलेंस इंडिकेटेड बाय वेट मॉनिटरिंग भी होता है, इनटेक आउटपुट भी होता है। एंड नेक्स्ट और एक बात सुन लो, अगर आप सपोज और एक ट्रिक भी ये है, देखो आपको लग रहा है कि नहीं आपको 2 नंबर आंसर नहीं होगा, आप बोल रहे हो कि 2 नंबर ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, हम मानते हैं कि 2 नंबर आंसर आपका नहीं होगा, बट 2 नंबर आंसर अगर नहीं हो भी रहा है तो 1 नंबर आंसर तो आपको जा रहा है, 3 नंबर आंसर भी आपको जा रहा है। दैट मीन्स अगर 2 आंसर जा रहा है, एक आंसर नहीं भी जा रहा है, और फोर्थ ऑप्शन अगर आपको ऑल ऑफ द एबव दिया है तो आपको ऑल ऑफ द एबव ही करना है। ऐसा नहीं है कि बस आपको इनटेक आउटपुट या तो मॉनिटर करना है, क्योंकि ऑप्शन तो ये दोनों ही है। ठीक है, चाहे वो गलत ऑप्शन क्यों ना हो, आपको ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव ही करना है। ठीक है, याद रख लो, जान लो, सीख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द यूरिन आउटपुट ऑफ पेशेंट इज बेस्ट इंडिकेटर ऑफ, आपका अगर यूरिन आउटपुट अच्छे से हो रहा है, चाहे कम हो या ज़्यादा हो, आपको बोलना चाहते हैं कि बेस्ट इंडिकेटर किसको इंडिकेट करवाती है, ये कौन किसकी इंडिकेटर है, किडनी की है, ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को इंडिकेट करती है,
लेवल ऑफ कॉन्शियस को इंडिकेट करती है, स्टाटस ऑफ मेडिकेशन को इंडिकेट करती है। भाई अगर यूरिन आउटपुट अगर आपको मान लो अच्छा भी हो रहा है कि बुरा भी हो रहा है कि कम भी हो रहा है, ये ऑलवेज आपका किडनी फंक्शन को इंडिकेट करती है। अगर आपका किडनी सही से काम कर रहा है दैट मीन्स आपका आउटपुट नॉर्मल होगा। अगर आपको मान लो AKI हुआ है, एक्यूट किडनी इंजरी, या तो कुछ किडनी इन्फेक्शन या तो किडनी इंजरी हुआ है, दैट मीन्स आपका यूरिन आउटपुट क्या होगा, लो जाएगा। ठीक है, यूरिन आउटपुट आपका लो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन ए पेशेंट कैन बी इजीली असेस्ड बाय। अगर आपको एक पेशेंट का फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को असेस करना है, आप कैसे असेस करोगे? ब्लड प्रेशर के द्वारा, या ऑल ऑफ द एबव के द्वारा, फिजियोथेरेपी के द्वारा, या मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। मैंने आपको क्या बोला, अगर आपका मान लो यहाँ पर ब्लड प्रेशर भी होता एंड आपका यूरिन आउटपुट भी होता, आपका यूरिन आउटपुट भी होता, और आपको मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑल ऑफ द एबव, अगर ये ऑप्शन ये दोनों में जाता तो आपको ऑल ऑफ द एबव करना होता। एज आपका देखो मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन कभी भी आपका फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को इंडिकेट नहीं करती है, फिजियोथेरेपी तो कभी भी नहीं करती है। देखो तो ऑल ऑफ द एबव भी कभी भी नहीं जाएगा। आंसर क्या जाएगा आपका? ब्लड प्रेशर। देखो अगर आपको कुछ कुछ ऑप्शंस में अगर डाउट हो रहा है तो आप ऐसे एलिमिनेट मेथड एंड कुछ कुछ ट्रिक अपने सीख लो, जो हम आपको बता रहे हैं वो आपका बाद में बहुत काम में आने वाला है, बहुत काम में आने वाला है। हम आपको इतना बोलना चाहेंगे कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको कुछ भी हेल्पफुल हो रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। ठीक है, एंड आगे जो भी आपको यहाँ पर जो सब फ्री में आपको थ्योरी क्लास मिलने वाला है, आपको कोई भी एक रुपये भी आपको खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम बेस्ट बेस्ट आपका एजुकेशन प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं। हम आपको बेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है आज नहीं है, हो सकता है 2 महीने के बाद होगा, बट आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ से निराश होकर कभी भी नहीं जाओगे। अगर आपको कुछ भी डाउट है आप कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइक्रो न्यूट्रिएंट। आपको ऑप्शंस में दिया हुआ है और आपको पूछ रहा है कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है। क्या पूछ रहा है? कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है? देखो, जिंक, प्रोटीन, विटामिन सी, दिस ऑल आर माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, ये क्या होती है? माइक्रो न्यूट्रिएंट है। जो आपका विटामिन ए है वो आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट है, वो आपका क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट है। तो आपका आंसर में क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जाएगा। ठीक है, अगर आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर हम माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात करेंगे, देखो मैक्रो न्यूट्रिएंट की बात करते हैं, कौन सी मैक्रो न्यूट्रिएंट में होती है? आपका कौन सी मैक्रो न्यूट्रिएंट में होती है? देखो, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वाटर, ठीक है, विटामिन है, ये आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट में जाएगा। माइक्रो न्यूट्रिएंट में क्या जाएगा? जिंक, प्रोटीन, विटामिन सी। जिंक, प्रोटीन, विटामिन सी आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग ग्लोव्स इज एब्सोल्युटली, यूजिंग ग्लोव्स एब्सोल्युटली, सॉरी ये आपका ऑप्शंस में आ गया। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट केयर एक्टिविटी, ऐसा कौन सा आपको पेशेंट केयर एक्टिविटी कर रहे हो जिसमें आप यूजिंग ग्लोव्स यूजिंग करोगे, ग्लोव्स आप यूज करोगे? बोल रहे हैं पल्स रेट, यूरिन आउटपुट मेजर कर रहे हो, ब्लड प्रेशर कर रहे हो, ऑल ऑफ द अबव कर रहे हो। देखो यहाँ पर तो ऑप्शन आपका ऑल ऑफ द अबव जाएगा, तीनों ही करना है। ठीक है, क्योंकि यूजिंग ग्लोव्स का भी एक क्राइटेरिया होती है, कौन सा कहाँ किस जगह में ग्लोव्स यूज करना है, किस जगह में क्लीन ग्लोव्स यूज करना है, कौन सी जगह में स्टेराइल ग्लोव्स यूज करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे ऑप्शंस ऑल ऑफ द अबव दिया हुआ है तो आपको ऑल ऑफ द अबव करना है। बट अगर मान लो एक्चुअली में अगर आप अराइल ट्यूब फीडिंग करवा रहे हो, ब्लड प्रेशर चेकिंग कर रहे हो, तो आपको ग्लव्स का ज़रूरत नहीं है। बट अगर वो पेशेंट HIV या तो ट्रिपल एज या तो सेरोलॉजी या तो कुछ इन्फेक्टेड पर्सन है, तब जाके आपको ग्लोव्स यूज़ करना है। ठीक है, मेडिकेशन प्रिपरेशन में आपको क्लीन ग्लोव्स यूज़ करना है। ठीक है, बट अगर आपको कैनुलेशन कर रहे हो दैट मीन्स आपको स्टेराइल ग्लोव्स यूज़ करना है। प्रोसीजर में आपको स्टेराइल ग्लोव्स यूज़ करना है। ठीक है, हम आपको PDF डलवा देंगे,
यूट्यूब का कम्युनिटी चैनल में आपको पीडीएफ डलवा देंगे कि ग्लोब्स कहाँ पे यूज होगा, कहाँ पे नहीं होगा। एक ट्रायंगल होती है, आप सभी ने देखा होगा, ठीक है, कि स्टेराइल ग्लोव्स कहाँ यूज करेंगे, नॉन स्टेराइल कहाँ यूज करेंगे, एंड आपका ओनली हैंड वॉशिंग करके लाइक ग्लोव्स कहाँ पर यूज नहीं करेंगे, वो हर चीज हम आपको बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि नॉर्मल यूरिन आउटपुट कितना होती है। देखो, आप सबको पता है कि नॉर्मल जो यूरिन आउटपुट होती है वो आपका 0.5 टू 1 ml पर केजी पर बॉडी वेट में जाना है। मान लो एक अडल्ट का एवरेज वेट है 60 kg, ऐसा नहीं है कि 1 ml है तो 60 ml होना चाहिए। ये एक रेंज है, बट यूजुअली क्या होती है 0.5 ml पर केजी, एक मतलब 0.5 ml केजी तो होना ही चाहिए, उससे लेस नहीं होना चाहिए। 0.5 अगर 60 kg है, दैट मीन्स आपका यूरिन आउटपुट जो है वो आपका आवरली, मैं आवरली बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं आवरली बात कर रहा हूँ, 30 ml तो होनी ही चाहिए, जो कि मेनली आपका आईसीयू में एवरी आवरली रिकॉर्ड होती है। 0.5 0.5 टू 1 ml इसीलिए बोल रहे हैं ताकि मान लो कोई आवर में 50 ml आ गया तो आप बोलोगे कि यूरिन आउटपुट ज़्यादा हो गया क्या, नहीं भाई ज़्यादा नहीं हुआ। आपको नॉर्मल कितना है 0.5 टू 1 ml, 0.5 टू 1 ml, ये ऑप्शंस में उल्टा आ गया, ठीक है। 0.5 टू 1 ml होनी चाहिए। आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अमंग द फॉलोइंग विच इज द करेक्ट मेजरमेंट ऑफ यूरिन आउटपुट। यूरिन आउटपुट ऑलवेज एमएल में करना चाहिए, ना तो भाई कप लेना है ना तो आउंस ग्लास में आप चेक करोगे, ठीक है। द मोस्ट कॉमन माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी इन इंडिया, इंडिया में कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है। मैंने क्या बोला, विटामिन है तो आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट है। मैंने क्या बोला अभी, विटामिन है तो आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट है। माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन सी है, आयरन होती है। आयरन, जिसके वजह से आयरन डेफिशिएंसी आनेमिया दिखाई देती है, जो मोस्ट कॉमनली इंडिया में होती है, जो मोस्ट कॉमनली आपको इंडिया में दिखाई देती है, आयरन डेफिशिएंसी आनेमिया। आंसर क्या जाएगा, आयरन। हम स्पीड में इसीलिए जा रहे हैं ताकि आपका रैपिड रिवाइज हो जाए, ठीक है। एंड आपको ऑलवेज हम जितना भी इम्पोर्टेंट है मैक्रो क्या है माइक्रो क्या है हम थोड़ा बता दे रहे हैं ताकि एटलीस्ट आपको जो भी एग्जाम में पूछा जाएगा इसका रिलेटेड कुछ भी बाहर ना आए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रिकमेंडेड एंटीनेटल विजिट ऑफ ए प्रेग्नेंट वोमेन इन इंडिया। अगर एक एंटीनेटल मतलब जो प्रेग्नेंट वोमेन में एंटीनेटल विजिट कितना होनी चाहिए, देखो बोल रहा है कि वंस ए मंथ, ये तो गलत बता रहा है। वंस इन 2 मंथ ये तो कभी भी नहीं होता है, एवरी 2 वीक्स नहीं होता है भाई। आपको फास्ट जो होती है, देखो टोटल कितना विजिट होती है, टोटल आपको हमने बताया था कम्युनिटी में, फास्ट जो चार लाइक फास्ट जो महीना होती है ये आपका एवरी सेकंड मंथली करना है, एवरी सेकंड मंथली। फिर आपको क्या करना है, सॉरी सेकंड वीकली, फिर आपको वीकली करना होता है, फिर आपको क्या करना होता है, वीकली करना होती है। लाइक 4 विजिट इंक्लूडिंग वन एज प्रेगनेंसी इज सस्पेक्टेड एंड वन एट टर्म, ठीक है। आपको 4 विजिट करना है, आंसर क्या जाएगा, 4 विजिट होगा, ठीक है। एंटीनेटल विजिट क्या होगा, 4 विजिट जाएगा इंक्लूडिंग वन एज सुन एज प्रेगनेंसी इज सस्पेक्टेड एंड वन एट टर्म, ठीक है। अगर हम बात थोड़ा सा अगर बात करेंगे कि एंटीनेटल विजिट के बारे में, थोड़ा सा अगर हम बात करेंगे कि एंटीनेटल विजिट के बारे में, तो देखो हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया था कि एंटीनेटल विजिट जो होगा तो टोटल आपका कितना विजिट रहने वाला है। हमने यहाँ पर क्या बात किया, टोटल आपका कितनी विजिट रहने वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट जो आपका टोटल कितना हो गया, 7 मंथ, आपका टोटल कितना हो गया, 9 मंथ। 9 मंथ में 9 मंथ्स में आपको क्या करना है, 9 मंथ्स में आपको फर्स्ट मंथ में कितना विजिट करना है, सेकंड मंथ में कितना विजिट करना है, थर्ड मंथ में कितना करना है, एंड जो आपका लास्ट मंथ में कितना करना है, ठीक है। कोई मुझे बता सकता है क्या, कोई मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि कितना विजिट करना है। क्या कोई कमेंट करके बता सकते हैं कि कितना विजिट करना है, एंटीनेटल विजिट जो होती है आपकी।
ठीक है, चलिए बताते हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखो, स्कर्वी इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, स्कर्वी इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, स्कर्वी किसके वजह से होती है? विटामिन सी। कमेंट करके आप जरूर बताओ। ठीक है, मैं आपका ये आंसर का जरूर वेट करूंगा। आप, मैंने जो अभी बताया कि एंटीनेटल विजिट, आप जरूर कमेंट करके बताओ। ठीक है, ऐसा मत सोचो कि मैं मतलब आपको नहीं बोला बोल के मैं स्किप कर दिया, ऐसा मत सोचना। ठीक है, मैं जानना चाहता हूँ कि आप जो पढ़ाई कर रहे हो वो एक्चुअली में आपका ठीक वे में जा रहे हो कि नहीं, आपको याद है कि नहीं, मैं चेक करना चाहता हूँ। ठीक है, आप जरूर मुझे बताना कमेंट करके कि एंटीनेटल विजिट कितना होनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विटामिन डी डेफिशिएंसी कॉजेस, विटामिन डी डेफिशिएंसी क्या कॉज करती है? रिकेट्स एंड ऑस्टियोमालेशिया कॉज करवाती है। क्या कॉज करवाती है? रिकेट्स एंड ऑस्टियोमालेशिया कॉज करवाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पल्स ऑक्सीमीटर किसके लिए यूज करते हैं? बीपी मॉनिटरिंग के लिए, पल्स रेट के लिए, सॉरी ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ ब्लड, पल्स रेट, बोथ, नॉन ऑफ द अबव। ऑब्वियसली ऑक्सीजन सैचुरेशन भी चेक होता है, पल्स रेट भी होती है। आपको आंसर किया जाएगा, आंसर आपका बोथ ही जाएगा, आंसर में किया जाएगा आपका बोथ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर ए पेशेंट विथ सीवियर हियरिंग डिसेबिलिटी द नर्स, एक पेशेंट क्या है, उसका हियरिंग प्रॉब्लम है, तो आप उसको कैसे कम्युनिकेट करोगे जिसके वजह से पेशेंट को आपका जो वॉइस होगा वो क्लियरली ऑडिबल होगा, जो आपका वॉइस होगा वो आपका क्लियरली ऑडिबल होगा। ठीक है, क्लियरली ऑडिबल होगा। Face the patient and speak clearly and distinctly. Shout and use exaggerating mouth movement. Keep silent. Communicate with family only. देखो, आपको कान के पास जाना है। ठीक है, पेशेंट का कान के पास जाना है और क्लियरली स्पीक। आप ऐसा बोला, तुम्हारा नाम क्या, ऐसे नहीं बोलना है आपको, ऐसा अगर बोलना है कि आपका नाम क्या है, थोड़ा आपको लाउडली बोलना है। मान लेते हैं लाउडली बोलना है, बट क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली बोलना है। एक वे में बोलना है, एक मैनर्स रख के बोलना है। ठीक है, एक वे में बोलना है, एक मैनर्स रख के बोलना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्रोकांटर रोल कहाँ यूज करेंगे? जो ट्रोकांटर रोल कहाँ यूज करेंगे, ऑप्शंस देखो और कमेंट करो। ऑप्शंस क्या क्या है, आप प्लीज ऑप्शंस देखो और कमेंट करो। आपके पास सिर्फ 1 मिनट है। ठीक है, आपके पास क्या है, सिर्फ 1 मिनट है। ऑप्शंस पढ़ो और कमेंट करो कि ट्रोकांटर रोल कहाँ यूज करेंगे। देखो ऑप्शंस में क्या बोला है, प्रिवेंट इंटरनल रोटेशन ऑफ हिप व्हेन पेशेंट इज रेकम्बेंट पोजीशन, प्रिवेंट एक्सटर्नल रोटेशन है भी, यहाँ पे बोल रहा है इंटरनल रोटेशन को प्रिवेंट करना है, एक्सटर्नल रोटेशन को प्रिवेंट करना है। प्रिवेंट इंटरनल रोटेशन ऑफ हिप व्हेन पेशेंट इज स्टैंडिंग पोजीशन, और आपका क्या है, प्रिवेंट आपका एक्सटर्नल रोटेशन व्हेन स्टैंडिंग पोजीशन। आपका आंसर क्या जाएगा? देखो, ट्रोकांटर रोल जो है वो दोनों नी के अंदर रखना है, दोनों नी के बीच में दोनों आपका नी के बीच में रखना है। ठीक है, दोनों आपका नी के बीच में रहेगा, जो कि एक्सटर्नल रोटेशन को आपका प्रिवेंट करेगा। एंड रेकमेंड पोजीशन आपको क्या है, रेकमेंड पोजीशन में आपको मेंटेन करके रखेगा। ठीक है, हमने आपको क्या बोला था अभी, हमने आपको अभी क्या बोला था, एंटीनेटल विजिट के बारे में बोला था। देखो, आपका फर्स्ट विजिट जो होगा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपका फर्स्ट विजिट रहेगा। देन फर्स्ट टाइम विजिट जो आपका 6 मंथ्स में रहेगा। ठीक है, देन 2 विजिट, देन 7, एंड टोटल आपका जो एंटीनेटल विजिट रहेगा, टोटल 4 विजिट रहेगा। हमने क्या बोला, 4 विजिट, हमने क्या बोला, 4 विजिट रहेगा। जो आपका फर्स्ट विजिट रहने वाला है, जो आपका फर्स्ट विजिट रहने वाला है वो आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रहेगा। आपका जो फर्स्ट विजिट रहने वाला है वो आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रहेगा। जो सेकंड विजिट रहने वाला है वो आपका 6 मंथ्स में रहेगा। ठीक है, जो थर्ड, देन नेक्स्ट जो 2 विजिट, ठीक है, नेक्स्ट जो 2 विजिट रहेगा वो आपका 7 मंथ्स में रहेगा। ठीक है, 7 मंथ्स में आपका थर्ड विजिट रहेगा। 7 मंथ्स में आपका क्या रहेगा, थर्ड विजिट रहेगा। जो आपका फोर्थ विजिट रहेगा वो आपका 9th मंथ में रहेगा। जो आपका फोर्थ विजिट रहेगा वो आपका 9th मंथ में रहेगा। ये हो गया आपका एंटीनेटल विजिट। क्या आपने अभी तक कमेंट भी नहीं किए? ठीक है, देखो हमने यहाँ पे ये जो
फ्लो फ्लो में एक्चुअली एक गलत बोल दिए, सॉरी। ठीक है, जो हमने आइसोनियाज़ाइड का बात किए थे, जो हमने आइसोनियाज़ाइड का बात किए थे, क्योंकि अभी मुझे याद आया, जो आइसोनियाज़ाइड मैंने क्या बोला था, नेफ्रोटॉक्सिसिटी। नेफ्रोटॉक्सिसिटी नहीं, वो आपको न्यूरोपैथी करवाती है। ठीक है, वो आपको क्या करवाती है, न्यूरोपैथी करवाती है, जिसके मतलब विटामिन बी 6 का डिफिशियंसी की वजह से जो न्यूरोपैथी करवाती है। ठीक है, वो आप प्लीज़ थोड़ा सा करेक्ट करवा लो। जो आइसोनियाज़ाइड को मैंने नेफ्रोटॉक्सिसिटी बोला था, सॉरी, मैंने फ्लो फ्लो में नेफ्रोटॉक्सिसिटी बोला था, वो एक्चुअली नेफ्रोपैथी। ठीक है, नेफ्रोपैथी कॉज करवाती है। ठीक है, नेफ्रोपैथी होती है जो विटामिन बी 6, नेफ्रोपैथी नहीं आपका, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी नहीं, बार बार नेफ्रो नेफ्रो आ रहा है, न्यूरोपैथी, न्यूरोपैथी कज करवाती है। ठीक है, जो विटामिन बी 6 की डेफिशिएंसी को आपका डिक्रीज करवाती है। क्या करवाती है, विटामिन बी 6 की डेफिशिएंसी कॉज करवाती है, डिक्रीज विटामिन बी 6 लाइक बी 6 का लेवल को कम करवाती है। ठीक है, ये रहा आपका जीएमसीएच का पेपर। होप आपको क्लास अगर अच्छा लगा, प्लीज़ आपको चैनल का लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आपका दोस्तों में शेयर करो। थैंक यू।